सो वेलकम अगेन। तो बेटा 5.2, जब कई लोगों की बुक्स में 5.5 लिखा होगा तो 5.2 कर लेना, मैंने आपको ये बताया था। तो 5.2 को अब हमने लिया, ये 5.2 है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं। अब वो इस क्वेश्चन में भी उसने हमें ये हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस दिया है। जो पहले दो कॉलम है ये हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस हैं और ये ब्रांच का ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है। शुरुआत में कुछ उसी तरह की लाइन है जो इससे पहले गिवन थी कि हेड ऑफिस है जेट लिमिटेड का और उसकी ब्रांच हैं, दोनों अपनी अपनी बुक्स बनाती हैं और अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुद जो हैं वो अपना प्रॉफिट खुद कंप्यूट करती हैं। अब कह रहा है कि दोनों की बुक्स में जो बैलेंसेस हैं 31/3/2023 को प्रॉफिट को फाइंड करने के बाद ये बैलेंसेस आपको गिवन है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमने देखा कि जो कैपिटल है वो हेड ऑफिस की गिवन है। ऑफ कोर्स हेड ऑफिस की मैंने कहा पहले दो कॉलम हेड ऑफिस के हैं, फिर फिक्स्ड एसेट 36 और 16, ऑलमोस्ट फिगर भी सेम ही है। स्टॉक अगर आपने नोट करा हो तो पिछले क्वेश्चन की तरह डेटर्स का अमाउंट भी सेम है, क्रेडिटर्स का भी सेम है और कैश का भी सेम है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी सेम है। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। लेकिन अब ये जो ब्रांच ऑफिस का बैलेंस है 29,860 डेबिट बैलेंस है, तो हेड ऑफिस कह रहा है हमने 29,860 रुपीज़ लेने हैं और हेड ऑफिस का जो बैलेंस है ब्रांच की बुक्स में क्रेडिट बैलेंस है और ब्रांच कह रही है कि हमने 28,020 रुपीज़ आपको देने हैं। ऑफ कोर्स दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस है, लेकिन अब की बार नीचे कुछ ज़्यादा एडजस्टमेंट्स दी हुई है। बस ये फ़र्क है, डेटा तो सेम है लेकिन नीचे एडजस्टमेंट कुछ ज़्यादा दी हुई है। अब नीचे जो उसने एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, पहली एडजस्टमेंट कहता है कि 31/3/2023 को ब्रांच ने एक चेक भेजा 1,000 रुपये का हेड ऑफिस को और ये चेक हेड ऑफिस को नहीं मिला। ये चेक हेड ऑफिस को नहीं मिला। एक चेक ब्रांच ने भेजा और ये चेक जो है हेड ऑफिस को नहीं मिला। एक तो ये एडजस्टमेंट है। अब आपने देखा कि जो चेक है वो ब्रांच भेज चुकी है। अब ब्रांच ने तो इसकी एंट्री कर दी होगी तो इसकी एंट्री हेड ऑफिस की बुक्स में होगी। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरह से जो लिखा हुआ है कि गुड्स 440 रुपये के हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजे थे और कब भेजे? अकाउंटिंग ईयर के ख़त्म होने से एक दिन पहले 30 मार्च 2023 को गुड्स भेजे, लेकिन वो कह रहे हैं ये गुड्स ब्रांच को अगले महीने तक नहीं मिले हैं। करेक्ट? तो इनडायरेक्टली अकाउंटिंग ईयर के ख़त्म होने तक ये गुड्स नहीं मिले हैं। अब यहाँ गुड्स जो है हेड ऑफिस भेज चुका है, तो हेड ऑफिस ने तो एंट्री कर दी, इसका मतलब एंट्री ब्रांच की बुक्स में करी जाएगी, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस क्वेश्चन में लेकिन आगे क्या कह रहा है? It was agreed that branch should be charged with ₹300 for administrative services rendered by the head office during the year. अब की बार वो क्या कह रहा है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को ये कहा। इस लाइन का मतलब क्या निकला मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हेड ऑफिस ने ब्रांच को ये कहा, ब्रांच ऑफिस को ये कहा, देखो हेड ऑफिस क्या है अपनी, यहाँ तो एक ही ब्रांच का केस है, मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ। हेड ऑफिस अपनी ब्रांच की एडमिनिस्ट्रेशन का भी कुछ खर्चा करता है, करेक्ट? और फिर वो खर्चा अपोर्शन कर देता है ब्रांचेस के ऊपर। तो यहाँ हेड ऑफिस ने इस ब्रांच को क्या कहा कि भाई 300 रुपये का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का खर्चा है वो हम तुम्हारे ऊपर डालेंगे। इट वॉज एग्रीड, ये तय हुआ, डिसाइड हुआ कि हम 300 रुपये का खर्चा तुम्हारे ऊपर डालेंगे। अब 300 रुपये का खर्चा तुम्हारे ऊपर डालेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स में, बाद में मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगा, वैसे हेड ऑफिस अपनी बुक्स में क्या करेगा? देखो हुआ क्या है, हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच ऑफिस को डेबिट करेगा क्योंकि ये खर्चा हेड ऑफिस को करना पड़ेगा और वो फिर ये खर्चा ब्रांच ऑफिस से रिकवर करेगा। तो वो ब्रांच ऑफिस को डेबिट करेगा इसीलिए क्योंकि हेड ऑफिस ने ब्रांच से ये पैसा लेना है और ये हेड, जब ब्रांच से ये पैसा मिल जाएगा तो ये हेड ऑफिस के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को बढ़ा देगा। इसलिए हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एंट्री लिखेगा ब्रांच ऑफिस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 300 रुपीज़ के हेड ऑफिस रिकवर करेगा और इसकी एंट्री ब्रांच ऑफिस की बुक्स में भी होगी क्योंकि अब ब्रांच ऑफिस के लिए ये नुकसान है, तो ये खर्चा ब्रांच ऑफिस के ऊपर पड़ेगा तो ब्रांच ऑफिस का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कम होगा और ये खर्चा उन्होंने हेड ऑफिस को देना है, वो हेड ऑफिस को क्रेडिट करेगा। ये एंट्री दोनों की बुक्स में होगी। वो इसलिए क्योंकि अभी ये डिसाइड हुआ है, किसी एक पार्टी ने कोई एंट्री नहीं करी है, ये तय हुआ कि ब्रांच के ऊपर 300 रुपये का खर्चा लादा जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का।
इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? इसकी ये एंट्री मुझे करनी पड़ेगी, अभी मैं बाद में आपको और डिटेल में इसको बताऊंगा। फिर उसके बाद उसने यहां पर एक लाइन और लिखी है, वो कह रहा है स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच। कहता है हेड ऑफिस ने जब गुड्स भेजे ब्रांच को तो रास्ते में कुछ गुड्स चोरी हो गए। स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच एंड चार्ज टू ब्रांच बाय द हेड ऑफिस। अब जो ये माल चोरी हुआ तो हेड ऑफिस ने एंट्री कर दी है, क्योंकि लिखा है चार्ज्ड, इसका मतलब हेड ऑफिस ये एंट्री कर चुका है। और हेड ऑफिस ने क्या एंट्री कर दी होगी, अब ये एंट्री दोबारा नहीं होगी हेड ऑफिस की बुक्स में, लेकिन हेड ऑफिस ये एंट्री कर चुका है। और हेड ऑफिस ने क्या करा होगा, ब्रांच ऑफिस को डेबिट करा होगा, क्योंकि ये जो चोरी हो गया इसकी रिकवरी अब ब्रांच से करी जाएगी, तो ब्रांच ऑफिस को डेबिट करा जाएगा और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को क्रेडिट करा जाएगा। लेकिन ये एंट्री हेड ऑफिस अपनी बुक्स में कर चुका है। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन उसने आगे ये भी लिखा है हेड ऑफिस ने तो ब्रांच को चार्ज कर दिया, बट वो कह रहा है नॉट क्रेडिटेड टू हेड ऑफिस इन द ब्रांच बुक्स एज ब्रांच मैनेजर हैज डिक्लाइन टू एडमिट द लायबिलिटी। लेकिन ब्रांच मैनेजर ने कहा कि भाई मैं ये लायबिलिटी जो है एडमिट नहीं करूंगा। लेकिन अब कोई चोर अगर चोरी करे और वो अपना जुर्म कबूल ना करे तो ये थोड़ी है कि वो चोर नहीं है। तो अल्टीमेटली ब्रांच को ये लायबिलिटी एडमिट करनी पड़ेगी और ब्रांच ऑफिस को अपनी बुक्स में एक एंट्री करनी पड़ेगी। अब ब्रांच के ऊपर ये लॉस आ गया तो ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कम हो जाएगा और ये पैसा उन्होंने हेड ऑफिस को देना है, इसलिए ब्रांच अपनी बुक्स में ये एंट्री करेगी। हेड ऑफिस ये एंट्री कर चुकी है, इसलिए हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री नहीं होगी, इसकी सिर्फ ब्रांच की बुक्स में एंट्री करी जाएगी। फिर इस केस में एक और चीज़ तुम्हें दी हुई है नीचे वो कह रहा है डेप्रिशिएशन ऑफ ब्रांच एसेट्स ऑफ विच accounts are maintained by the head office and not provided for rupees 250। क्या कह रहा है? depreciation of branch assets, depreciation of branch assets of which accounts are maintained by the head office not provided for rupees 250। इस लाइन का पहले तो मतलब क्या है? वो कह रहा है कि कभी कभी हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच के कुछ एसेट तो होते हैं लेकिन हेड ऑफिस कहता है कि इसकी अकाउंटिंग हम करेंगे, इसका ट्रैक हम लिखेंगे। तो ये एसेट तो ब्रांच का है लेकिन इसकी अकाउंटिंग या इसका ट्रैक जो है वो हेड ऑफिस रख रहा है। तो इस एसेट पे कुछ डेप्रिसिएशन है। अब वो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच एसेट, ब्रांच का ये एसेट है और इसका जो डेप्रिसिएशन है जिसकी की अकाउंटिंग जो है हेड ऑफिस कर रहा है या हेड ऑफिस इसको मेंटेन कर रहा है, वो कह रहा है नॉट प्रोवाइडेड रुपीज 250। वो कह रहा है इस एसेट पे 250 का डेप्रिसिएशन लगाना है लेकिन अभी तक लगाया नहीं गया है। अब देखो लगाया नहीं गया है तो ब्रांच को ये डेप्रिसिएशन का खर्चा उठाना ही पड़ेगा। तो ब्रांच अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट तो करेगी और ये खर्चा उन्होंने हेड ऑफिस को देना होगा, क्योंकि जो एसेट है वो हेड ऑफिस के पास है। इसलिए ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री करेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा, क्योंकि उन्होंने ये पैसा ब्रांच से लेना है और यानी कि डेप्रिसिएशन का पैसा ब्रांच से लेना है और ये डेप्रिसिएशन की वजह से फिक्स्ड एसेट जो हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है वो कम हो जाएगा। तो ये एंट्री जो है हेड ऑफिस अपनी बुक्स में करेगा, क्योंकि ये एंट्री अभी दोनों ने नहीं करी है। कह रहा है इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। तो इस केस में एडजस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा है, बस ये फर्क है। आगे कह रहा है, आगे उसने लिखा द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट शोन बाय ब्रांच इज टू बी ट्रांसफर टू हेड ऑफिस। वो तो खैर करते ही है। इज इट क्लियर टू? जो भी ब्रांच ने प्रॉफिट कमाया अल्टीमेटली वो हेड ऑफिस को ही ट्रांसफर होता है, ये कोई नई चीज़ें नहीं है। तो इस क्वेश्चन में बस ये है कि एडजस्टमेंट ज़्यादा है। इज इट क्लियर टू यू? तो एडजस्टमेंट ज़्यादा है, बाकी तरीका इसमें वही होगा करने का। तो मैं थोड़ा डिटेल में आपको ये क्वेश्चन बता दूँ। क्वेश्चन नंबर है 5.2। तो 5.2 को समझने के लिए मैंने क्या करा, पहले तो क्वेश्चन नंबर 5.2। अब 5.2 में हमने क्या करा, सबसे पहले तो स्टेप नंबर 1 में रिकंसिलिएशन ऑफ बैलेंसेस, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करा था रिकंसिलिएशन ऑफ बैलेंसेस, वही स्टेप मैंने यहाँ पर भी करा, रिकंसिलिएशन ऑफ बैलेंसेस। अब रिकंसिलिएशन ऑफ बैलेंसेस करने के लिए मैंने क्या करा, बिकॉज इसमें एडजस्टमेंट बहुत सारी हैं, करेक्ट, और थोड़ा बहुत अब हमें पता भी है कि हमें करना क्या होता है, तो मैंने थोड़ा सा इसमें इस तरीके का तरीका अपनाया। एक कॉलम में मैंने लिख दिया बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इस कॉलम में मैंने लिखा बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। क्या लिखा? बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ये तो हेड ऑफिस की बुक्स है।
इज इट क्लियर टू यू? यहां पर मैंने लिख दिया बुक्स ऑफ ब्रांच ऑफिस, बुक्स ऑफ ब्रांच ऑफिस, ये ब्रांच ऑफिस की बुक्स है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब रिकंसाइल करने के लिए जाहिर है कि पहले तो हमने क्या करना होता है, नीचे जो एडजस्टमेंट दी होती है उनको देखना होता है। अब जब मैं एडजस्टमेंट को देखूंगा तो नीचे एक एडजस्टमेंट आपकी जो थी वो चेक इन ट्रांजिट से रिलेटेड थी, चेक इन ट्रांजिट से रिलेटेड एडजस्टमेंट थी, आपको याद होगा। वो कह रहा था कि चेक ब्रांच ने भेजा है, तो इसका मतलब ये एंट्री ब्रांच तो कर चुकी है, ब्रांच की बुक्स में इसकी एंट्री नहीं होगी, इसकी एंट्री हेड ऑफिस की बुक्स में होगी। पहले आप हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री करके दिखा दें। हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एंट्री करेगा चेक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट 1000 और वो लिखेगा टू ब्रांच ऑफिस अकाउंट, टू ब्रांच ऑफिस अकाउंट दैट इज इक्वल टू 1000। इज इट क्लियर टू यू? अभी मैं बाद में ये भी आपको बताऊंगा कि हेड ऑफिस की बुक्स में जो बैलेंस नजर आ रहा है ब्रांच का, बिकॉज अब ब्रांच क्रेडिट हो रहा है तो उसमें कुछ चेंज आएगा, लेकिन वो अभी हम इकट्ठे बाद में कर लेंगे। इज इट क्लियर टू? पहले मैंने अभी आपको एंट्री करके बता दी। उसके बाद फिर जो दूसरी एडजस्टमेंट हमें दी थी वो गुड्स इन ट्रांजिट की थी कि हेड ऑफिस ने सामान भेजा है, तो हेड ऑफिस तो इसकी एंट्री कर चुका होगा, इसकी एंट्री ब्रांच ने नहीं करी है, तो ब्रांच इसकी एंट्री करेगा तो लिखेगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट 840 और लिखेगा टू हेड ऑफिस अकाउंट, टू हेड ऑफिस अकाउंट 840। तो ये एंट्री ब्रांच ऑफिस के बुक्स में होगी। फिर तीसरी सिचुएशन जो मैंने आपको बताई थी वो थी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के बारे में, और मैंने कहा था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के बारे में। ये डिसाइड हुआ, ये डिसाइड हुआ है, इसका मतलब ये अभी तक एंट्री किसी ने नहीं करी है। ये डिसाइड हुआ कि 300 रुपये का एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा जो कि बेसिकली हेड ऑफिस ने करा होगा वो ब्रांच के ऊपर लादा जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में इसकी एंट्री क्या करेगा, क्योंकि ये पैसा अब उसको ब्रांच से मिलेगा, ब्रांच ऑफिस अकाउंट डेबिट, और ब्रांच से ये पैसा मिलेगा तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बढ़ जाएगा। 300 रुपये एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के हमें मिल जाएंगे, तो 300 रुपये से ये एंट्री करी जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ब्रांच भी करेगा, क्योंकि ब्रांच को अब एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे देने पड़ेंगे, तो ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 300 रुपये से कम हो जाएगा और ये पैसा उन्होंने हेड ऑफिस को देना है, तो वो हेड ऑफिस को क्रेडिट कर देगा 300। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद फिर इस क्वेश्चन में था स्टॉक की चोरी के बारे में, स्टॉक स्टोलन। वो कह रहा है हेड ऑफिस का कुछ स्टॉक चोरी हो गया, जो उन्होंने स्टॉक भेजा था रास्ते में कुछ स्टॉक चोरी हो गया, तो हेड ऑफिस ने इस नुकसान को ब्रांच ऑफिस के ऊपर लाद दिया। हेड ऑफिस तो ये क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था चार्ज, तो इसका मतलब हेड ऑफिस तो अपनी बुक्स में ये एंट्री कर चुका है, करेक्ट? ये एंट्री कर चुका होगा इसकी कि हमने ब्रांच से पैसे लेने हैं और अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को उन्होंने क्रेडिट कर दिया होगा, ये एंट्री वो कर चुके हैं। लेकिन ब्रांच मैनेजर ने अभी तक ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, लेकिन अल्टीमेटली उनको लेनी पड़ेगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो ब्रांच के लिए ये नुकसान है और ये पैसा उनको हेड ऑफिस को देना पड़ेगा, टू हेड ऑफिस अकाउंट 400 रुपीज़, ये एंट्री करी जाएगी। फिर इस क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट और थी डेप्रिसिएशन के बारे में, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। ब्रांच के एसेट थे और वो एसेट को मेंटेन करा जा रहा था हेड ऑफिस के द्वारा, और दोनों ने अभी तक डेप्रिसिएशन 250 रुपये का प्रोवाइड नहीं करा है, तो अब वो दोनों प्रोवाइड करेंगे। तो जब हेड ऑफिस डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेगा तो हेड ऑफिस कहेगा ब्रांच को, भाई ये एसेट तो तुम्हारा है, तो ये पैसे जो डेप्रिसिएशन के हमें अभी देने पड़ रहे हैं आप हमें तो 250 रुपीज़ वो ब्रांच को डेबिट करेगा और फिक्स्ड एसेट अकाउंट को कम कर देगा। फिक्स्ड डेप्रिसिएशन की वजह से फिक्स्ड एसेट जो हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है वो कम हो जाएंगे। अब ब्रांच के लिए ये खर्चा हो गया 250 रुपीज़ जो डेप्रिसिएशन का खर्चा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन अल्टीमेटली पीएनएल में जाता है, तो पीएनएल कम हो जाएगा ब्रांच का, और ये पैसा उन्होंने हेड ऑफिस को देना है, इसलिए वो हेड ऑफिस को क्रेडिट करेंगे। तो जब तुमने ये एंट्रीज कर ली, इस एंट्री के करने के बाद अब आपने यहाँ पर क्या लिखा, देखिए जी, रिवाइज्ड बैलेंसेस। अभी मैंने रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस नहीं लिखा, रिवाइज्ड बैलेंसेस, revised balances in the books of
रिवाइज्ड बैलेंसेस इन दी बुक्स ऑफ। अब मैंने रिवाइज्ड बैलेंसेस कंप्यूट करे इन द बुक्स ऑफ। पहले मैंने यहाँ पर ए हेड ऑफिस लिख दिया। हमें मालूम है कि हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का जो बैलेंस था, हेड ऑफिस की बुक्स में जो ब्रांच का बैलेंस था, ब्रांच ऑफिस बैलेंस जो ओरिजिनली हमें दिया है ट्रायल बैलेंस के मुताबिक, हेड ऑफिस की बुक्स में डेबिट बैलेंस दिया था। और हेड ऑफिस की बुक्स में मैं कई बार कह चुका हूँ ब्रांच का अधिकतर डेबिट बैलेंस ही होता है। और इसका मतलब है ब्रांच कह रहा है कि हमने हेड ऑफिस कह रहा है कि हमने ब्रांच से 29,860 रुपीज़ लेने हैं। अब हमने हेड ऑफिस की बुक्स में इतनी सारी एंट्री करी है, जो एंट्री करी वहाँ जहाँ जहाँ ये ब्रांच ऑफिस नज़र आ रहा है। अब यहाँ ब्रांच क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर आप लिख दो क्रेडिट 1000। इज इट क्लियर टू यू? यहाँ पर आप लिख दो क्रेडिट 1000 हेड ऑफिस की बुक्स में। उसके बाद दूसरी एंट्री में ब्रांच ऑफिस डेबिट हो रहा है, तो यहाँ डेबिट लिख दो, डेबिट 300। फिर डेबिट 300 के बाद ब्रांच ऑफिस फिर से डेबिट हो रहा है 250, तो 250 फिर से डेबिट कर दो। अब आप क्या करोगे, ये जो डेबिट बैलेंस है इसमें डेबिट जो भी हो रहे हैं वो तो ऐड कर दो, क्रेडिट माइनस कर दो। माइनस प्लस माइनस करने के बाद अभी भी आपका जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस आ रहा है। लेकिन अब जो डेबिट बैलेंस आ रहा है वो ये बता रहा है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कि हेड ऑफिस ने ब्रांच से 29,410 रुपीज़ लेने हैं। अब ये बता रहा है। इसी तरीके से ये तो मैंने हेड ऑफिस की बुक्स यहाँ पर लिखा है। इसी तरह से आप ब्रांच ऑफिस की बुक्स में देखो। अब ब्रांच ऑफिस की बुक्स में जो हेड ऑफिस का बैलेंस था, जो ट्रायल बैलेंस के मुताबिक जो क्रेडिट बैलेंस था वो 28,020 रुपये था। इसका मतलब ब्रांच कह रही है कि हमने हेड ऑफिस को इतने पैसे देने हैं। अब ब्रांच की बुक्स में जहाँ जहाँ हेड ऑफिस देखो, यहाँ क्रेडिट हुआ है तो आप नीचे क्रेडिट लिख दो, फिर क्रेडिट हुआ है, फिर क्रेडिट हुआ है, फिर क्रेडिट हुआ है, सभी जगह क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर आप लिखो क्रेडिट 440 रुपीज़, फिर क्रेडिट लिखो 300 रुपीज़, फिर क्रेडिट लिखो यहाँ पर 400 रुपीज़, फिर यहाँ पर क्रेडिट लिखो 250 रुपीज़। अब ऐसा कर करके जब तुम, क्योंकि सारा ही क्रेडिट हो रहा है तो ऐड ही करना पड़ेगा, तो ये ऐड कर करके 29,410 आ रहा है। तुमने देखा बैलेंस रिकंसाइल हो गए। तो हेड ऑफिस के मुताबिक अब उसने ब्रांच से 29,410 लेने और ब्रांच के मुताबिक भी 29,410 रुपीज़ उन्होंने देने हैं। तो मेन चीज़ होती है पहले तो ये रिवाइज्ड बैलेंस, इनको रिकंसाइल करना। रिकंसाइल करने के लिए इस क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी एडजस्टमेंट दी थी, पर पर्पस तुमको हार्डली केवल दो चीज़ों की एडजस्टमेंट मिलती है, गुड्स इन ट्रांजिट की और कैश इन ट्रांजिट की। उससे ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं मिलती, यानी कि जो हमने इससे पहले क्वेश्चन करा था। बस ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस बनाना है। लीजिए जी रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस। अब मैंने यहाँ पर रिवाइज्ड स्टेप नंबर 2 में रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस बनाया। अब रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस जब आप बनाएंगे, रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस, बस इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन उससे बैलेंस शीट 1 मिनट में बन जाती है। रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस। अब रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंसेस जब बनाएंगे तो यहां मैंने लिखा डेबिट, फिर मैंने लिखा क्रेडिट, करेक्ट। जस्ट मेरे को 1 सेकंड का टाइम दें, थोड़ा सा मैं आपको और शॉर्ट टेक्निक्स में बताता हूं ताकि आपको, पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया हेड ऑफिस। अगर आपको ये टेक्निक पसंद आती है तो आप ऐसे भी मूव कर सकते हैं। तो यानी कि जो अभी मैं रिवाइज ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ, हेड ऑफिस का बना रहा हूँ, ये डेबिट आइटम है, ये क्रेडिट आइटम है। अभी मैंने सिर्फ इन्हीं की चर्चा करी। अब पहला आइटम तो कैपिटल हमें दिया ही होता है और कैपिटल दिया ही है, और कैपिटल जो है वो है आपका 1 लाख रुपीज़, तो मैंने 1 लाख यहाँ पर लिख दिया। हालांकि ओरिजिनल जो ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो, उसके बाद फिक्स्ड एसेट लिखा है, लेकिन मैंने जानबूझ करके क्या करा, जो क्रेडिट वाले आइटम है पहले मैंने वो लिख दिए। इज इट क्लियर टू यू? उससे और आसानी हो जाएगी। जैसे कैपिटल के बाद क्रेडिट आइटम मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया। अब ध्यान से सुने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप देखेंगे अपने ट्रायल बैलेंस में, हेड ऑफिस का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो 14,600
है, 14,660 ही है शायद, करेक्ट। अगर मैंने गलत भी लिख दिया तो आप सही फिगर लिख लेना, 14,660 मेन चीज़ है, कॉन्सेप्ट समझना। अब देखें जी, यहाँ पर जब हम ये एंट्री कर रहे थे, जहाँ जहाँ हमने ये ब्रांच ऑफिस लिखा है, ये ब्रांच ऑफिस लिखा है, ये ब्रांच ऑफिस लिखा है, ये तो नीचे हमने एडजस्ट कर दिया ये बैलेंसेस को रिवाइज करने के लिए। लेकिन अब जैसे पहली एंट्री में तो कैश इन ट्रांजिट, अब यहाँ पर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, इस एंट्री से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे भी तो फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, यानी कि प्रॉफिट क्रेडिट हो रहा है। तो ये जो 3 एंट्री लिखी हैं, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 300 रुपये से क्रेडिट भी हो रहा है। तो इसलिए जब मैं रिवाइज ट्रायल बैलेंस में लिखूंगा तो रिवाइज ट्रायल बैलेंस में जो 14,660 का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है वो 300 रुपये से बढ़ जाएगा, और अब वो प्रॉफिट जो लिखा जाएगा 14,960 रुपीज़ का लिखा जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? उसके बाद क्रेडिटर्स का बैलेंस है, क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स का जो बैलेंस है आपके ट्रायल के मुताबिक 3,000 कितना था, 960 था, 3,960 मैंने यहाँ पर लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी। उसके बाद अब मैंने डेबिट साइड के आइटम पकड़े। डेबिट साइड के आइटम में एक तो फिक्स्ड एसेट है, हेड ऑफिस का जो फिक्स्ड एसेट है, ध्यान से सुने, जो तुम्हें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है वो 36,000 का दिया हुआ था ट्रायल बैलेंस के अंदर। लेकिन जब तुमने ये एडजस्टमेंट एंट्री करी है, तुमने कहीं फिक्स्ड एसेट भी लिखा था। यहाँ पर देखें, ये फिक्स्ड एसेट भी तुमने लिखा हुआ है, तो इसको भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। फिक्स्ड एसेट क्रेडिट हो रहा है, ये हेड ऑफिस की बुक्स है, तो हेड ऑफिस की बुक्स में फिक्स्ड एसेट क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब जो फिक्स्ड एसेट डेबिट बैलेंस है वो कम हो रहा है। तो ये 250 रुपीज़ से कम हो गया, तो ये 250 रुपीज़ तुमने यहाँ माइनस कर दिया। तो इसलिए अब फिक्स्ड एसेट अकाउंट में 35,750 रुपीज़ का बैलेंस है, इसका ये मतलब निकला। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इसी तरह से फिर तुमने अगला आइटम जो लिखा, अगला आइटम तुमने लिख दिया स्टॉक। अब स्टॉक जो तुम्हें दिया हुआ था, स्टॉक का अमाउंट तुम्हें दिया हुआ है 34,200 था मेरे ख्याल से, मैं याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, 34,200 मैंने लिख दिया। स्टॉक के बाद फिर मैंने लिख दिया डेटर्स का अमाउंट है 7,820। डेटर्स के बाद फिर कैश था, और कैश का अमाउंट जो आपको गिवन है डेट इज इक्वल टू 10,740। अब इसके बाद वैसे आपको ब्रांच ऑफिस का बैलेंस दिया हुआ है। अब ब्रांच ऑफिस का जो आपने बैलेंस कंप्यूट करा वो 29,410 आ रहा है, ये नया बैलेंस आपने लिख दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ बहुत सारी एडजस्टमेंट हैं, जो आपने एडजस्टमेंट करी हैं चेक कर लो कि वो जो आपने हेड ऑफिस की बुक्स में जो आपने एडजस्टमेंट्स करी हैं, क्या जो एंट्री लिखी है उसके दोनों पहलू पोस्ट हो गए या नहीं हो गए। जैसे पहली एंट्री है कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच ऑफिस, ये ब्रांच ऑफिस वाला पोर्शन तो एडजस्ट हो गया है, लेकिन चेक इन ट्रांजिट अभी तक नहीं हुआ है। तो चेक इन ट्रांजिट अब ट्रायल बैलेंस में ये भी आ जाएगा। तो चेक इन ट्रांजिट मैंने यहाँ लिख दिया चेक इन ट्रांजिट। तो चेक इन ट्रांजिट का अमाउंट 1,000 है और ये डेबिट है, तो डेबिट के कॉलम में आपने चेक इन ट्रांजिट भी लिख दिया। अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए, जैसे कि अब इसके तो दोनों पहलू पूरे हो गए, इसके भी दोनों पहलू पूरे हो गए, ब्रांच ऑफिस भी हो गया, पीएनएल भी हो गया, और इसके भी दोनों पहलू पूरे हो गए, ब्रांच ऑफिस और फिक्स्ड एसेट। तो अब मैं श्योर हूं कि मैंने सारी चीज़ें पूरी कर ली, तो मैं कह सकता हूं कि जो हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस है वो अब कंप्लीट हो गया। अब इसको आप टैली करेंगे तो ये सेम आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? अब मैंने क्या करा, देखिए जी, कि टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो, रिवाइज ट्रायल बैलेंस हम बना रहे हैं, तो अब मैंने इसके आगे यहाँ पर ब्रांच ऑफिस लिख दिया। अब मैंने आज क्या हो रहा है, ये ट्रायल बैलेंस तो ठीक है, लेकिन ये आज कुछ इंटरनेट की लैगिंग चल रही है। तो ब्रांच ऑफिस, अब ब्रांच ऑफिस में भी मैंने यहाँ डेबिट लिखा और यहाँ पर मैंने क्रेडिट बैलेंस लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? अब देखिए जी, कैपिटल तो ब्रांच की हो ही नहीं सकती। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चर्चा करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रांच अकाउंट के कॉलम में आप देखें, ब्रांच अकाउंट के कॉलम में जो बैलेंस दिया हुआ है वो 3060 का दिया हुआ है। 3060 का पीएनएल में बैलेंस है ब्रांच के कॉलम में।
अब आप ब्रांच की एडजस्टमेंट एंट्रीज को देखो और एडजस्टमेंट एंट्री में देखो कहीं पीएनएल लिखा है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर पीएनएल लिखा है और ये डेबिट हो रहा है, यहाँ पर भी पीएनएल लिखा है, ये भी डेबिट हो रहा है और यहाँ भी डेबिट हो रहा है, 3 जगह डेबिट हो रहा है। तो इसका मतलब पीएनएल अकाउंट जो है ब्रांच का कम हो जाएगा डेबिट होने की वजह से। एक तो 300 से कम हो रहा है, उसके अलावा 400 से कम हो रहा है और उसके अलावा 250 रुपये से कम हो रहा है। तो अब इसका मतलब ब्रांच पीएनएल अकाउंट में जो बैलेंस है वो 2110 है। इज इट क्लियर टू यू? क्रेडिटर्स में कोई फर्क नहीं है, 1920 वो उतने ही रहेंगे। उसके अलावा जो फिक्स्ड एसेट हैं, जहां तक ब्रांच का सवाल है, उसके तो 16,000 ही हैं। फिक्स्ड एसेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिक्स्ड एसेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा जहां तक स्टॉक का सवाल है, स्टॉक जो है वो 10,740 वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10,740। उसके अलावा जहां तक डेटर्स का सवाल है, तो डेटर्स में वही बैलेंस आएगा 4840 जो ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस में। उसके अलावा जो कैश का बैलेंस है, कैश का बैलेंस 1420 ही रहेगा, 1420। ब्रांच की बुक्स में तो चेक इन ट्रांजिट का कोई मतलब नहीं है, ब्रांच ऑफिस अकाउंट का कोई मतलब नहीं है। अब हेड ऑफिस का अकाउंट हमें लिखना पड़ेगा, हेड ऑफिस अकाउंट, और हेड ऑफिस अकाउंट हम ब्रांच की क्रेडिट में लिखेंगे। अब जो रिवाइज्ड बैलेंस है वो 29,410 लिखेंगे। लेकिन ट्रायल बैलेंस को क्लोज करने से पहले ये चेक कर ले कि सारी चीज़ें पूरी हो गई है या नहीं होगी। जैसे कि लास्ट एंट्री जो मैंने ब्रांच की बुक्स में करी है, मैंने पीएनएल भी एडजस्ट कर लिया और हेड ऑफिस तो पहले ही एडजस्ट हो जाता है। ये पीएनएल कर लिया, हेड ऑफिस भी एडजस्ट हो गया है, पीएनएल भी हो गया है, हेड ऑफिस भी एडजस्ट हो गया है। लेकिन यहाँ हेड ऑफिस तो एडजस्ट हो गया है, गुड्स इन ट्रांजिट अभी तक नहीं हुआ है। तो गुड्स इन ट्रांजिट आपको लिखना पड़ेगा। तो गुड्स इन ट्रांजिट आपने लिख दिया, जैसे मैंने चेक इन ट्रांजिट कैश के साथ लिखा था, मैंने गुड्स इन ट्रांजिट यहाँ पर लिख दिया। बिकॉज ये ब्रांच ऑफिस के कॉलम का आइटम है, तो ब्रांच ऑफिस के कॉलम में आप लिख देंगे 440। अब आपका ट्रायल बैलेंस बनके तैयार हो गया। अब जब ट्रायल बैलेंस बनकर के तैयार हो गया तो आप 1 सेकंड में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बना करके दिखा सकते हैं। देखिए जी, यहीं पर मैं कंसोलिडेटेड भी बना रहा हूं, वैसे आप अलग से भी बना करके दिखा सकते हैं। पर्पस ये है कि अगर आपको ये मेथडोलॉजी पसंद आती है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप कंसोलिडेट कर करके भी लिख सकते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मैंने कैसे बनाई, देखिए जी, कैपिटल जो है, जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे बना रहा हूं, कैपिटल तो सिर्फ किसकी आएगी, कैपिटल, कैपिटल तो हेड ऑफिस की ही आ सकती है ना। तो कैपिटल तो हेड ऑफिस, क्योंकि देखो यहां पर सिर्फ हेड ऑफिस के कॉलम में लिखा है, तो कैपिटल तो हेड ऑफिस की ही आएगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 14,960 और 2,110 आप मिला करके लिख दो पीएनएल, सीधा मिला करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहां तुमने कंसोलिडेटेड लिख दिया है तो आपको प्लस करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो 14,960 है ये, 14,960 और उसमें मैंने ऐड कर दिया 2110, तो इट विल बी इक्वल टू 17,070, 17070। तो आप मिला करके लिख सकते हैं। इसी तरीके से क्रेडिटर्स को आपने मिला करके लिख दिया 3960 प्लस 1920, 3960 प्लस 1920 डेट इज इक्वल टू 58220। तो क्रेडिटर्स जो आ गए आपके, क्रेडिटर्स 5880, करेक्ट। अब जहां तक बैलेंस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का सवाल है, ये तो आपकी लायबिलिटी साइड के आइटम पूरे हो गए। अब आप फिक्स्ड एसेट मिला करके लिख दें, फिक्स्ड एसेट आपके हो जाएंगे 35,750, ठीक, यहां पर शायद आपको नजर आ रहा होगा, 35,750 प्लस 16,000। अब ये 16,000 मैंने ऐड कर दिया, तो फिक्स्ड एसेट जो आ गए डेट इज इक्वल टू 51,750। ये आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एकदम से बन जाएगी। फिर स्टॉक जो है 34,200 प्लस 10,740, 34,200 प्लस 10,740। तो स्टॉक का जो अमाउंट है, स्टॉक ये मिला करके कंसोलिडेट कर करके 44,940।
अब गुड्स इन ट्रांजिट है तो गुड्स इन ट्रांजिट सिर्फ 440 आपको लिखना पड़ेगा। चाहो तो आप गुड्स इन ट्रांजिट को भी स्टॉक में ऐड करके लिख दिखा सकते हो, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था। अब डेटर्स हैं 7820 प्लस 4840, तो ये आ गया आपका 12,660 डेटर्स 12,660, ये आपकी कंसोलिडेटेड फिगर आ गई। फिर कैश का अमाउंट भी इसी तरीके से आपने लिख दिया। कैश का अमाउंट 10,740 प्लस 1420, 10,740 प्लस 1420 डेट इज इक्वल टू 12,160। कैश 12,160, ये कैश का अमाउंट कंसोलिडेट आ गया। चेक इन ट्रांजिट आपको अब अलग से ही लिखना पड़ेगा, तो चेक इन ट्रांजिट से 1000 है तो 1000 आप लिख देंगे। उसके बाद मैंने कहा कि ये दोनों ब्रांच ऑफिस के बैलेंसेस और हेड ऑफिस के बैलेंसेस हम कंसोलिडेशन में नहीं लिखते, तो ये आपकी एसेट साइड का टोटल आ जाएगा। ये आपकी लायबिलिटी साइड का टोटल है, ये आपकी एसेट साइड का टोटल आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो किस तरीके से करना है ये चीज अब आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जानी चाहिए। अब इससे बेहतर तरीके से इस चीज को नहीं कराया जा सकता, ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। तो ये था आपका इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। तो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर आज बड़ी प्रॉब्लम है इंटरनेट की, क्या चक्कर है। चलो फॉर्चुनेट, वैसे तो मैंने सब सॉल्व करके आपको दिए हुए हैं। आइए जी, अब उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है सेक्शन 6, जो अगला पार्ट है सेक्शन 6, करेक्ट। क्या हो रहा है ये आज, कुछ प्रॉब्लम चल रही है आज। वैसे यहाँ प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन सेक्शन 6। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस रिलेटेड टू एडजस्टमेंट एंट्री। अभी मैंने आपको एडजस्टमेंट एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। कई बार देखने में ये आ रहा है कि एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि आप पास एंट्रीज, तो 3 या 4 मार्क्स के इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जामिनेशन में। इसको अभी हम करते हैं, अभी क्लास जारी है, पहले मैं ये आपको बता दूं, क्लास अभी जारी है। मैं वी विल टेक 5 मिनट्स ऑफ, व्हाट वी कॉल 5 मिनट्स ऑफ, यू कैन से ब्रेक। 5 मिनट का ब्रेक है, 5 मिनट के बाद अभी मैं जारी रखूंगा। अभी क्लास इज ऑन, जाना नहीं है, अभी ब्रेक है 5 मिनट।
सो वेलकम अगेन। तो सेक्शन 6 की मैं बात कर रहा था। जहाँ तक सेक्शन 6 का सवाल है, इसमें क्वेश्चंस रिलेटेड टू एडजस्टमेंट एंट्रीज आपसे पूछे जाते हैं, और जैसे कि और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पर देखें, ये है पास्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन। इसमें कहता है कि अल्फा एंड कंपनी हैविंग हेड ऑफिस इन मुंबई हैज ए ब्रांच एट नागपुर। अब कह रहा है द ब्रांच एट नागपुर इज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच। जो ब्रांच है वो इंडिपेंडेंट ब्रांच है। कह रहा है ऑन 31st of 3 so and so it was found that goods dispatched by head office 2 lakh was received by branch only to the extent of 1,50,000। 2 लाख के हमने गुड्स भेजे और ब्रांच ने केवल 1,50,000 के गुड्स रिसीव करे। तो इसका मतलब क्या है कि बैलेंस ऑफ द गुड्स ट्रांजिट में है, 50,000 के गुड्स ट्रांजिट में है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री विच ब्रांच नीड टू पास। तो ब्रांच को क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही कहा हार्डली 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो ब्रांच को ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। इसी तरीके से 6.2 में वो कहता है Global Limited has a branch which closes its books of account every year on 31st of March। अब कह रहा है this is an independent branch which maintains comprehensive books of accounts for recording their transactions। ये भी इंडिपेंडेंट ब्रांच है। अब कह रहा है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द ब्रांच ऑन 31st of 3 so and so to rectify the following। अब कह रहा है इन चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए आपको एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ क्या लिखा हुआ है, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस 1,35,000 एलोकेटेड टू द ब्रांच। मैंने कहा हेड ऑफिस कई बार एक्सपेंसेस करता है, सभी ब्रांचेस के लिए करता है। मान लेते हैं उसने अपनी सारी ब्रांच की एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करा, फिर उन खर्चों को वो एलोकेट कर देता है ब्रांच के ऊपर। तो वो कह रहा है हेड ऑफिस एक्सपेंसेस 1,35,000। हेड ऑफिस के कुछ खर्चे थे, उसमें से 1,35,000 के खर्चे उन्होंने ब्रांच के ऊपर एलोकेट कर दिए, पर ब्रांच ने इसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं करा है। अब जब ब्रांच इसको रिकॉर्ड करेगी तो ब्रांच अपनी बुक्स में क्या एंट्री लिखेगी, ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री लिखेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्योंकि अब ये खर्चे हैं, पहले तो ब्रांच का लॉस कम होगा, ब्रांच का प्रॉफिट कम होगा, और ये खर्चा जो है ब्रांच ने हेड ऑफिस को देना है, इसलिए ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री लिखेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू और नॉट। यहाँ मैंने लिखा भी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, अमाउंट 1,35,000। फिर ये वही चीज आ गई जो मैंने अभी आपको बताया था, डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच एसेट्स whose accounts are kept by head office not yet provided by the branch। तो ब्रांच के एसेट हैं और उन एसेट का डेप्रिसिएशन का खर्चा है और ब्रांच ने अभी तक प्रोवाइड नहीं करा है, और खर्चा है 1,15,000 का। अब जब ब्रांच इस खर्चे को, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेगी तो ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कम होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कम होगा, और ये खर्चा ब्रांच ने हेड ऑफिस को देना है, क्योंकि जो एसेट है वो हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है। इसलिए एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। यहाँ मैंने लिखा भी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इज इट क्लियर टू यू। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, अमाउंट है 1,15,000। इसी तरीके से नेक्स्ट एंट्री है ब्रांच ऑफिस पेड 1,40,000 एज सैलरी टू एन इंस्पेक्टर। अब हेड ऑफिस का कोई इंस्पेक्टर ब्रांच में घूमने आया होगा, तो ब्रांच ने क्या कर दिया, उस हेड ऑफिस इंस्पेक्टर को 1,40,000 रुपये सैलरी पे कर दिए। अब ये इंस्पेक्टर किसका है, हेड ऑफिस का है, तो इसकी जो सैलरी का खर्चा है वो किसने पे करना चाहिए, हेड ऑफिस ने पे करना चाहिए ना। ये जो खर्चा हेड ऑफिस का है, ये तो खर्चा हेड ऑफिस का है, हेड ऑफिस का इंस्पेक्टर है, तो इसकी जो सैलरी है वो हेड ऑफिस ने पे करनी चाहिए। लेकिन वो क्या कह रहा है कि ब्रांच ने 1,40,000 रुपये जो है इसको पे कर दिए, बट द अमाउंट पेड हैज़ बीन डेबिटेड बाय ब्रांच ऑफिस टू सैलरी अकाउंट। और ब्रांच ने क्या कर दिया, जो ये सैलरी पे करी उसको अपने सैलरी अकाउंट में डेबिट कर दिया। समझें, ब्रांच ने हेड ऑफिस इंस्पेक्टर को सैलरी पे करी, तो ब्रांच को क्या लगा कि ये हमारा ही खर्चा है, तो ब्रांच ने क्या करा, सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब देखो सैलरीज अल्टीमेटली पीएनएल अकाउंट में चली जाती हैं, यानी कि इससे ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कम हो गया, इससे ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कम हो गया ना। तो उन्होंने एंट्री लिख दी सैलरी अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ब्रांच ने ये एंट्री कर दी। अब ब्रांच ने गलती से ये एंट्री कर दी, बाद में ब्रांच को पता लगा भाई ये खर्चा तो हमारा था ही नहीं, ये तो हमारा खर्चा था ही नहीं, ये खर्चा तो हेड ऑफिस ने करना चाहिए। तो अब ब्रांच क्या करेगी,
हेड ऑफिस को डेबिट करेगी, वो बोलेगी हेड ऑफिस से रिकवर करेगी कि हमने इसको सैलरी पे कर दी है तो आपने पे करनी चाहिए। तो ब्रांच हेड ऑफिस को डेबिट करेगी और जो उन्होंने बेवजह अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट करेगी, इसलिए ये एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये एंट्री मैंने यहाँ लिखी भी हुई है, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आप सैलरी लिख सकते हैं 1,40,000। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरह से आगे कहता है हेड ऑफिस कलेक्टेड ₹1,30,000 डायरेक्टली फ्रॉम ए कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच ऑफिस। वो कहता है हेड ऑफिस ने, देखिए जी पहले तो इसको मैं ठीक तरीके से समझा दूं। अब इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, तो स्पेस चलो मैं यहाँ समझा देता हूँ। ये कस्टमर है, ये कस्टमर है। कस्टमर को जाहिर है कि सामान जो है ब्रांच ऑफिस ने बेचा होगा। अब इस कस्टमर ने क्या करा, देखें यहां से कस्टमर ने क्या करा, पैसा हेड ऑफिस को दे दिया। वो कहता है हेड ऑफिस कलेक्टेड 1,30,000 डायरेक्टली फ्रॉम ए कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच ऑफिस बट नो इंटीमेशन, यानी कि नो इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय द ब्रांच, लेकिन ब्रांच को अभी तक इसका इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कस्टमर ने हेड ऑफिस को पे कर दिया। अब ये पैसा हेड ऑफिस के पास आ गया, इसका मतलब हेड ऑफिस ने ये पैसा रिसीव कर लिया। पैसा किसने रिसीव करना चाहिए था? ब्रांच ने। तो अब ब्रांच जब इसकी एंट्री करेगी तो ब्रांच क्या करेगी? ब्रांच हेड ऑफिस को तो डेबिट करेगी, वो बोलेगी भाई हेड ऑफिस से कि आपने ये पैसा रिसीव कर लिया है, हमें ये पैसा दो। और बिकॉज ये कस्टमर तो ब्रांच का है और कस्टमर तो पे कर चुका है ना, तो वो कस्टमर को क्रेडिट करेगी क्योंकि कस्टमर तो पे कर चुका है। तो कस्टमर ने जो पैसा पे करा वो जो ब्रांच के पास आ रहा था वो हेड ऑफिस के पास चला गया, तो इसलिए ब्रांच हेड ऑफिस से रिकवर करेगी। इसलिए हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट एंट्री होगी। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या डेटर्स अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हो। इज इट क्लियर टू यू? फिफ्थ में कहता है ए रेमिटेंस ऑफ 1,50,000 सेंट बाय ब्रांच हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस। ब्रांच ने कुछ पैसा भेजा होगा, तो ये एंट्री तो ब्रांच कर चुकी है ना, तो ब्रांच अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगी, नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। हाँ, हेड ऑफिस अपनी बुक्स में इसकी एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। फिर लास्ट में कहता है कि ब्रांच इनकर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ 30,000 ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच बी। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारी जो ब्रांच है, हमने किसी दूसरी ब्रांच का, हमारी जो ब्रांच है, हमारी ब्रांच ने क्या करा, किसी दूसरी ब्रांच का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करा। तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करा तो हमारी एंट्री हुई होगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये खर्चा हमने अपने P&L अकाउंट में भी डेबिट करा होगा। अब बाद में हमें पता लगा कि ये जो दूसरी ब्रांच का खर्चा हमने करा है, दरअसल ये खर्चा तो हेड ऑफिस की जिम्मेदारी है ना। ये खर्चा करना, दूसरी ब्रांच का खर्चा करना तो हेड ऑफिस की जिम्मेदारी है, लेकिन ये खर्चा हमने कर दिया। तो अब ब्रांच क्या करेगी? ब्रांच कहेगी भाई हमने ये कैश पे कर दिया, ये तो हेड ऑफिस ने पे करना चाहिए, वो हेड ऑफिस को डेबिट करेगी और हेड ऑफिस से रिकवरी करेगी, तो फिर हमारा प्रॉफिट जो बेवजह कम हो गया है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए इस केस में जो आपकी एंट्री होगी, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश की बजाय टू P&L लिख लेना, टू P&L लिख लेना। इज इट क्लियर टू यू? 30,000 से ये एंट्री होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, वैसे तो मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन 8 मार्क। वो कहता है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ ए कंपनी वेर एवर रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच की बुक्स में ये एंट्री करनी है। पहली है कि इनकम ऑफ 2,800 एलोकेटेड टू द ब्रांच बाय द हेड ऑफिस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। तो अब की बार हेड ऑफिस जैसे कभी कभी कुछ खर्चों को ब्रांच के ऊपर लाद देता है, तो कई बार कुछ इनकम हेड ऑफिस के पास आती है और वो ब्रांच में ये इनकम बांट देता है। तो 2,800 रुपये की इनकम है जो कि ब्रांच ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं करी। अब जब ब्रांच रिकॉर्ड करेगी तो ब्रांच अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेगी और ये इनकम वो हेड ऑफिस से रिसीव करेगी। तो ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री लिखेगी हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि मैंने यहाँ लिखा है हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,800। इसी तरह से कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हुज अकाउंट्स आर केप्ट बाय हेड ऑफिस नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर 1,000। वो कह रहा है कि 1,000 रुपये का, पहले तो वो कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हुज अकाउंट्स आर केप्ट बाय हेड ऑफिस, इसका मतलब ये ब्रांच के हैं। तो
अब इसका क्या मतलब होगा कि ये खर्चा ब्रांच ने करना चाहिए था। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि ब्रांच का खर्चा है। अब जब ब्रांच का खर्चा होगा, जो प्रोविजन बनाना है वो ब्रांच को बनाना चाहिए। तो ब्रांच अब जब इसको बनाएगी तो ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कम होगा और ये पैसा उन्होंने हेड ऑफिस को देना है। तो इसलिए एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, जैसा कि तुम देख रहे हो। फिर ये हम कई बार कर चुके हैं कि ब्रांच पेड 3000 एज सैलरी टू ब्रांच मैनेजर, बट द अमाउंट हैज बीन डेबिटेड टू ब्रांच सैलरी अकाउंट, जो कि मैंने अभी तुम्हें बताया। ब्रांच ने हेड ऑफिस के मैनेजर को सैलरी पे करी, ब्रांच ने सैलरी पे करी, तो ब्रांच ने गलती से एंट्री क्या लिख दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। अब ये खर्चा जो ब्रांच ने करा तो ब्रांच ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट भी करा होगा, लेकिन ये खर्चा जो ब्रांच ने करा ये ब्रांच को करना ही नहीं था, क्योंकि ये तो हेड ऑफिस का मैनेजर है। तो अब ये खर्चे की रिकवरी हम हेड ऑफिस से करेंगे, और जब रिकवरी होगी तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो पहले बेवजह कम हो गया वो बढ़ जाएगा। तो ये एंट्री होगी हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप ये एंट्री लिखेंगे हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू? आगे कह रहा है ब्रांच इनकर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 5000 ऑन बिहाफ ऑफ अदर ब्रांचेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द ब्रांच। तो किसी दूसरी ब्रांच के खर्चे हमने कर दिए तो हमारा P&L कम हो गया, कैश कम हो गया, जबकि ये खर्चा हमने करना नहीं चाहिए था। तो अब हम इसकी रिकवरी हेड ऑफिस से करेंगे, इसलिए हेड ऑफिस को डेबिट करेंगे और हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? फिर कह रहा है ए रेमिटेंस ऑफ 1,50,000 सेंट बाय ब्रांच ऑफिस हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस ऑन द डेट ऑफ रिकंसिलिएशन। ब्रांच ने कुछ पैसा भेजा है तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ब्रांच ने पैसा भेज दिया है। ये एंट्री हेड ऑफिस अपनी बुक्स में करेगा। फिर कह रहा है हेड ऑफिस ने 75,000 रुपीज़ एलोकेट करे हेड ऑफिस एक्सपेंसेस के, और ये खर्चे ब्रांच ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं करे हैं। तो ब्रांच के हेड ऑफिस ने कुछ खर्चे ब्रांच के ऊपर लाद दिए हैं और ब्रांच ने अभी तक इसको रिकॉर्ड नहीं करा, तो अब ब्रांच रिकॉर्ड करेगी, अपने P&L को डेबिट करेगी। तो इसलिए P&L अकाउंट डेबिट, और ये पैसा ब्रांच ने हेड ऑफिस को देना है तो इसलिए हेड ऑफिस को क्रेडिट करेंगे। फिर ये वही लाइन आ गई, हेड ऑफिस ने 30,000 किसी कस्टमर से डायरेक्टली कलेक्ट कर लिए, हेड ऑफिस ने कलेक्ट कर लिए, जबकि ये पैसा ब्रांच को कलेक्ट करना चाहिए था। तो ब्रांच हेड ऑफिस से अब रिकवर करेगी, इसलिए हेड ऑफिस को डेबिट करेगी और अपने कस्टमर या डेटर को क्रेडिट करेगी 30,000। फिर कह रहा है गुड्स डिस्पैच्ड बाय हेड ऑफिस अमाउंटिंग टू 10,000। हेड ऑफिस ने 10,000 रुपए के गुड्स ब्रांच को डिस्पैच करे, लेकिन वो अभी तक ब्रांच को नहीं मिले हैं। तो अब ब्रांच एंट्री करेगी गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। तो ये तुम्हें अब अच्छी तरह से समझ पे आ जाना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये पॉइंट समझने के बाद अब इसमें एक और टॉपिक होता है, हालांकि इस टॉपिक से बहुत ही रेयर केस में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, लेकिन पॉइंट क्या है कि हमारी कोशिश ये रहती है 100%, जब 100% कोई नहीं कराता, 99% सब करा देंगे, लेकिन 100% कोर्स कोई नहीं कराता है। तो वी टेक प्राइड इन गिविंग यू द 100% कोचिंग। तो 100% करने के लिए ये टॉपिक को भी मैंने करा। अब ये है ब्रांच एडजस्टमेंट्स। अब इसका क्या मतलब है, इसमें मुझे क्या करना है? देखे जी, यहाँ पर पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। कोई मुश्किल काम नहीं है, पहले मैं ये आपको क्लियर कर दूँ। पहले इस क्वेश्चन की शीट भी मुझे रखनी पड़ेगी, अभी तक मैंने क्वेश्चन की कोई शीट ही नहीं रखी आज। तो ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 है, तो पहले मैं सेक्शन 7 की एक शीट भी अपने पास रख लेता हूँ, ताकि मुझे इनकेस अगर क्वेश्चन देखना पड़े तो प्रॉब्लम ना हो। खैर, पहले तो अभी मैंने शीट को किनारे ही रखा है। वो कह रहा है शो द एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एट द एंड ऑफ अप्रैल 2023 फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस, assuming that only head office maintains different branch account in its books। इस क्वेश्चन में क्या है कि हेड ऑफिस की 3-4 ब्रांच है और उन ब्रांचेस के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन होंगी। तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन ब्रांचेस के बीच में होंगी, तो हम क्या करते हैं, ईयर के एंड में या अकाउंटिंग पीरियड के एंड में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि किस ब्रांच ने दूसरी ब्रांच से को पैसा देना है या उससे लेना है। यानी कि तुम्हें एक सिंगल एंट्री कर करके ईयर के एंड में ये बताना है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हुई है ब्रांच के दरमियान, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी। इज इट क्लियर टू यू? अब जैसे कि पहले तुम्हें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिल्ली ब्रांच। दिल्ली ब्रांच की कुछ ट्रांजेक्शन्स आपको दी हुई है। अब दिल्ली ब्रांच की क्या ट्रांजेक्शन है कि उसने मुंबई ब्रांच को
रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम मुंबई ब्रांच, मुंबई ब्रांच से कुछ गुड्स रिसीव करे और कुछ कोलकाता ब्रांच से रिसीव करे। नंबर 1। दिल्ली ब्रांच की दूसरी ट्रांजैक्शन है कि उसने कुछ गुड्स भेजे हैं चेन्नई ब्रांच को 25,000 के और कोलकाता ब्रांच को 20,000 के, और इसी तरह से कुछ बिल्स रिसीवेबल हमें मिले हैं चेन्नई ब्रांच से, और फिर कह रहे हैं एक्सेप्टेंस, हमने कुछ बिल्स पेबल एक्सेप्ट करे हैं मुंबई ब्रांच के और कोलकाता ब्रांच के। फिर इसी तरह से तुम्हें मुंबई ब्रांच की कुछ ट्रांजैक्शंस दी है, इसी तरह से तुम्हें चेन्नई ब्रांच की कुछ ट्रांजैक्शंस दी है, और इसी तरह से तुम्हें कोलकाता ब्रांच की कुछ ट्रांजैक्शंस दी है। अब इन ट्रांजैक्शंस के को देख करके तुमने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है कुछ इस तरीके से। अब ये एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करी जाएगी और इसको कैसे करा जाएगा, ये देखने के लिए अब मुझे एक बार ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना पड़ेगा ताकि आप बेटर तरीके से समझ सके। अब बेटर तरीके से समझ सके इसके लिए क्वेश्चन की शीट की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन की शीट भी मैंने रख ली, ठीक है जी। अब क्वेश्चन की शीट तो मैंने रख ली है। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, ये आजकल जो ये इलेक्ट्रॉनिक पैड्स वगैरह है ना, इनमें पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है कई बार जब लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाती है। एनीवे, तो सबसे पहले तो मैंने क्या करा, इस केस में जो ब्रांचेस हैं, एक तो दिल्ली ब्रांच है, इजंट इट और नॉट, एक दिल्ली ब्रांच है, एक मुंबई ब्रांच है, और कोलकाता ब्रांच भी है, चेन्नई ब्रांच भी है, दुनिया भर की ब्रांचेस हैं। लीजिए जी, तो मैंने यहाँ पर लिखा एक तो दिल्ली, एक मैंने यहाँ पर लिखा दिल्ली ब्रांच, और इसके अंदर मैंने लिखा डेबिट और क्रेडिट। क्या लिखा? डेबिट और क्रेडिट। फिर मैंने लिखा यहाँ पर मुंबई ब्रांच, मुंबई ब्रांच में भी मैंने लिखा डेबिट और क्रेडिट। एज ए क्लियरिटी, मुंबई ब्रांच में भी डेबिट और क्रेडिट लिख दिया। अब थोड़ा सा मुझे और स्पेस चाहिए। उसके बाद फिर मैंने देखा इसमें मुंबई भी है, कोलकाता ब्रांच, तो फिर मैंने कोलकाता लिख दिया, कोलकाता ब्रांच। कोलकाता है या कोलकाता, क्या बोलते हैं एग्जैक्टली प्रोनाउंस करना मेरे लिए भी मुश्किल है। डेबिट और क्रेडिट, पहले तो कैलकाटा कहते थे। अब उसके बाद चेन्नई ब्रांच है, जिसको कि किसी ज़माने में हम मद्रास कहते थे, चेन्नई, और मुझे मद्रास नाम अच्छा लगता था। एनीवे, डेबिट और क्रेडिट, अब ये चेन्नई है, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या करा, पहले मैंने लिखा यहाँ पर ए का मतलब है ये दिल्ली ब्रांच की ट्रांजैक्शंस हैं। इज इट क्लियर टू यू? दिल्ली ब्रांच की पहली ट्रांजैक्शन देखो, अपने नोट्स में देखो क्या कह रहा है, रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम मुंबई। दिल्ली ब्रांच को मुंबई ब्रांच से गुड्स मिले 35,000 के, तो 35,000 पहले तो आपने यहाँ लिखा। ये गुड्स दिल्ली को मिले हैं तो इसलिए डेबिट में लिखना है। किससे मिले हैं? मुंबई से मिले हैं, तो आपने मुंबई की क्रेडिट में लिखना है। बहुत ही सिंपल, जो दे रही है उसकी क्रेडिट में, जो रिसीव कर रहा है उसकी डेबिट में। और कह रहा है 15,000 के गुड्स आपको मिले हैं कोलकाता ब्रांच से, तो 15,000 आप फिर से डेबिट में लिखेंगे और कोलकाता ब्रांच की क्रेडिट में लिख देंगे। बस ये ध्यान से लिखना है, डेबिट के कॉलम में लिखना है, क्रेडिट के कॉलम में लिखना है, लेकिन ध्यान से लिखना है। यहाँ तक समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? फिर कहता है पहली ट्रांजैक्शन जो हमने करी पार्ट ए के अंदर, पहली ट्रांजैक्शन, फिर दूसरी ट्रांजैक्शन कह रहा है सेंट गुड्स टू चेन्नई 25,000 एंड कोलकाता 20,000। तो दिल्ली ब्रांच ने अब की बार सामान भेजा है, तो तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो 25 + 20 दैट इज 45,000, मैंने इकट्ठे लिख दिए। यानी कि दिल्ली ने 45,000 का सामान भेजा है और उसमें से 25,000 का सामान चेन्नई ब्रांच को भेजा है, तो चेन्नई ब्रांच ने 25,000 का सामान रिसीव करा, चेन्नई ब्रांच की डेबिट में आप लिख देंगे। और जो हमने ये सामान भेजा है 25 और 20,000 का, 25,000 तो चेन्नई रिसीव कर रहा है और कोलकाता 20,000 कर रहा है, तो कोलकाता की डेबिट साइड में 20,000 रुपये आपने लिख दिए। बस इस तरीके से आपको लिखते जाना है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ रहा है कैसे करना है? फिर थर्ड ट्रांजैक्शन देखें। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? बिल्स रिसीवेबल रिसीव 20,000 फ्रॉम चेन्नई। दिल्ली ब्रांच को 20,000 के बिल्स रिसीवेबल मिले हैं। पॉइंट ये है कि मिले हैं तो मैं डेबिट में लिखूंगा,
और ये मुझे मिले हैं चेन्नई ब्रांच से, तो चेन्नई ब्रांच ने इसका मतलब दिया है और चेन्नई ब्रांच की क्रेडिट में मैं लिखूंगा 20,000, तो 20,000 मैंने क्रेडिट में लिख दिया। इस तरीके से आपको करते जाना है। अब फोर्थ में कह रहा है एक्सेप्टेंसेस। एक्सेप्टेंसेस का मतलब है हमने बिल्स पे साइन करके भेजे 25 और 10, तो हमने अब की बार भेजा है 35, 25 और 10 मिला करके मैंने इकट्ठे लिख दिया 35,000। लेकिन 25,000 की एक्सेप्टेंस हमने मुंबई ब्रांच को बेची, तो मुंबई की डेबिट में मैं लिखूंगा 25,000। और कहता है 10,000 की हमने कोलकाता को भेजी, तो कोलकाता की डेबिट में मैं लिखूंगा 10,000। बस ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है डेबिट क्रेडिट का। ये तो थी दिल्ली ब्रांच की। उसके बाद फिर तुम्हें मुंबई ब्रांच की 2 ट्रांजेक्शन्स दी हैं। वैसे तो 5, 6 लिखा है मैंने, चलो मैं यहाँ पर 5 और 6 ही लिख देता हूँ। वो कह रहा है वैसे 2 ट्रांजेक्शन है। एक कह रहा है रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम कोलकाता 15 एंड दिल्ली 20। पहले तो मुंबई ब्रांच ने गुड्स रिसीव करे हैं, तो ये मुंबई ब्रांच है। मुंबई ब्रांच की डेबिट पे हम लिखेंगे, मुंबई ब्रांच की डेबिट पे 15 और 20 35,000 मैंने लिख दिए। अब ये जो 35,000 के गुड्स मुंबई ब्रांच को मिले हैं, वो कहता है 15,000 के गुड्स तो जो हैं कोलकाता से मिले, तो कोलकाता की क्रेडिट साइड पे मैंने लिख दिया 15,000। ये कोलकाता है, कोलकाता की क्रेडिट साइड पे 15,000 लिख दिया। और कहता है 20,000 के गुड्स दिल्ली से मिले हैं, तो दिल्ली की क्रेडिट साइड में मैंने 20,000 लिख दिया। इसका मतलब दिल्ली ने भेजे हैं और कोलकाता ने भेजे हैं, इनकी क्रेडिट में मुंबई को मिले हैं। फिर कहता है कैश, जो ट्रांजेक्शन नंबर 6 है, वैसे ये दूसरी ट्रांजेक्शन है मुंबई ब्रांच की। कैश सेंड टू दिल्ली। अब दिल्ली को उन्होंने कैश भेजा है, तो दिल्ली की तो डेबिट साइड में, और कह रहा है दिल्ली को 15,000 का भेजा, कोलकाता को 7,000 का भेजा। पहले तो मुंबई ब्रांच की क्रेडिट साइड में 15 और 7 मिला करके 22,000 रुपये आप यहाँ पर लिख देंगे। अब ये जो 22,000 का कैश इन्होंने भेजा, उसमें से 15,000 का दिल्ली को मिला, तो दिल्ली की डेबिट साइड में 15,000 लिख देंगे। और कोलकाता को 7,000 का मिला है, तो कोलकाता की डेबिट साइड में, ये कोलकाता की डेबिट साइड है, उसमें 7,000 आपने लिख दिया। कोलकाता ही है ना, हाँ। उसके बाद फिर है आपका सी, चेन्नई ब्रांच। अब ये चेन्नई ब्रांच से रिलेटेड है, इसमें भी 2 ही ट्रांजेक्शन है, हालांकि ट्रांजेक्शन 7 और 8। ट्रांजेक्शन 7 में कह रहे हैं चेन्नई ब्रांच ने कोलकाता ब्रांच से 30,000 रुपए के गुड्स रिसीव करे। चेन्नई ब्रांच ने 30,000 रुपए के गुड्स जो हैं रिसीव करे हैं, तो चेन्नई ब्रांच की तो डेबिट में मैं लिखूंगा 30,000। चेन्नई ब्रांच की मैंने डेबिट में लिखे 30,000, और ये उन्होंने कोलकाता से रिसीव करे, तो कोलकाता की क्रेडिट साइड पे मैं 30,000 लिखूंगा। फिर ट्रांजेक्शन 8 में वो क्या कहता है, ट्रांजेक्शन 8 में कहता है एक्सेप्टेंसेस एंड कैश। कुछ हमने एक्सेप्टेंसेस भेजी और कुछ कैश भेजा, और हमने जो भेजा है कोलकाता को भेजा है। 20 और 10 मिला करके 30,000, चाहे मैंने कैश भेजा चाहे मैंने बिल्स पेबल भेजे। पॉइंट ये है कि चेन्नई ब्रांच ने भेजे, चेन्नई ब्रांच ने भेजे, तो चेन्नई ब्रांच की क्रेडिट में लिखेंगे 30,000 नंबर 1। और किसको भेजें, कोलकाता ब्रांच को, तो कोलकाता ब्रांच की डेबिट में लिखेंगे 30,000। लो जी। फिर उसके बाद अभी और भी हैं डी। अब डी में कह रहा है कोलकाता ब्रांच से रिलेटेड है, इसमें 3 ट्रांजेक्शन है। पहली तो ट्रांजेक्शन नंबर 9। ट्रांजेक्शन नंबर 9 है सेंट गुड्स टू चेन्नई। कोलकाता ब्रांच ने चेन्नई ब्रांच को गुड्स भेजे हैं। ये कोलकाता ब्रांच है, कोलकाता ने भेजे हैं, तो कोलकाता की क्रेडिट में लिखेंगे 35,000। और चेन्नई को भेजे हैं, तो इसका मतलब चेन्नई रिसीव कर रहा है, चेन्नई की डेबिट साइड पे मैं इसको लिखूंगा 35,000। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद 10th में कहता है पेड कैश टू चेन्नई। कोलकाता ब्रांच ने चेन्नई को कैश पे करा, तो फिर से कोलकाता ब्रांच ने पे करा है, तो कोलकाता ब्रांच की क्रेडिट पे हम लिखेंगे 15,000, और चेन्नई ब्रांच की मैं डेबिट में लिखूंगा 15,000। कितना लिखूंगा? 15,000। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद फिर लास्ट ट्रांजेक्शन है फॉर्चुनेटली, वो कहता है एक्सेप्टेंसेस सेंड टू चेन्नई। हमने एक्सेप्टेंस भेजी हैं चेन्नई ब्रांच को, एक्सेप्टेंस कोलकाता ब्रांच ने भेजी हैं, कोलकाता ब्रांच ने भेजी हैं, तो कोलकाता की क्रेडिट साइड में एक बार फिर से 15,000 लिखे जाएंगे। और हमने चेन्नई को भेजी हैं एक्सेप्टेंसेस, तो इसका मतलब चेन्नई रिसीव कर रहा है, चेन्नई की डेबिट में 15,000 लिखे जाएंगे।
अब आपने ये सारी चीज़ों को पहले तो नोट कर लिया। अब आपको इसमें दूसरा काम क्या करना होगा? दूसरा काम जी, पहले तो आप मुंबई ब्रांच का टोटल करेंगे डेबिट और क्रेडिट का। 35 और 15 कितने हो गए? 50,000। 50 और 20 कितने हो गए? 70,000। 70 और 15 कितने हो गए? 95,000। पहले तो मैंने ये 95,000 का टोटल लिख दिया, डेबिट टोटल। अब इसी तरह क्रेडिट साइड को हमने करा, 45 प्लस 35 कितना हो गया? 80,000 हो गया। 80 प्लस 20 कितना हो गया? 1 लाख हो गया। तो यहाँ मैंने 1 लाख लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? यहाँ मैंने 1 लाख लिख दिया, ठीक है ना? ये टोटल देख लेना एक बार, 35 और 15 70, 70 प्लस 15 इज 85 है। मैंने यहाँ 95 लिख दिया था, गलती हो जाती है अभी। और ये टोटल है 45 प्लस 35 दैट इज इक्वल टू 80 प्लस 20। तो तुमने देखा ये क्रेडिट साइड बढ़ी है, तो डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? ये क्रेडिट साइड बढ़ी है, तो ये डिफरेंस मैं लिखूंगा तो यहाँ पर 15,000 का डिफरेंस तो लिखूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो बैलेंस है 15,000 का, इसको क्या बोला जाएगा? ये डेबिट बैलेंस बोला जाएगा, क्रेडिट बैलेंस बोला जाएगा? क्योंकि क्रेडिट साइड बढ़ी है तो ये क्रेडिट बैलेंस बोला जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि मुंबई ब्रांच में क्रेडिट बैलेंस है, इससे आपको ये पता लग गया। अब आप इसी तरीके से जो दूसरा है मुंबई ब्रांच, ये तो दिल्ली का किया था हमने, मुंबई ब्रांच का करेंगे। मुंबई ब्रांच में टोटल 25 प्लस 35 60,000 है। तो पहले तो मैंने यहाँ पर 60 टोटल, आप साथ साथ कर लेना, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी अगर गलती हो गई तो। 60,000 और इधर का टोटल है 35 प्लस 22। 35 प्लस 22 कितना हो गया? 57,000। तो 57, यहाँ डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, यहाँ डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, डेबिट बड़ा है। तो बैलेंसिंग फिगर जो 3,000 की आ रही है वो इधर की तरफ आ रही है। इधर की तरफ आने का मतलब है ये डेबिट बैलेंस है। इज इट क्लियर टू यू? दिस इज योर डेबिट बैलेंस। इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे? ये आपकी कोलकाता ब्रांच है। अब आप कोलकाता ब्रांच को देखें, यहाँ काफ़ी ट्रांजैक्शन है। 20 और 10 कितना हो गया? 30। 30 और 30 60, तो 67,000 तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है। 67,000 तो डेबिट का टोटल है। अब आपने क्रेडिट का टोटल देखा, जरा क्रेडिट का टोटल देखे जी कितना आ रहा है। 15 और 15 30 तो ये हो गए, उसमें 30 ऐड करें तो 60 हो गए। 60 में हमने 30 और ऐड कर दिए तो 90 हो गए। 90 में 35 ऐड करें तो 1,25,000। क्रेडिट साइड का टोटल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो जाहिर है कि इसमें जो बैलेंस आएगा 125 और 67 का डिफरेंस मेरे ख्याल से 58,000 आ जाएगा। और ये 58,000 का जो बैलेंस है ये क्रेडिट बैलेंस माना जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? कैसे करना है इस क्वेश्चन को? हालांकि अगर तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा तो इतनी सारी ट्रांजेक्शन को लेके नहीं आएगा, हमें तो समझाना भी होता है ना। अब लास्ट है आपकी कोलकाता ब्रांच। अब कोलकाता ब्रांच को देखे जी, 25 प्लस 30 कितना हो गया? 55। 55 मैं ज़रा रिस्क नहीं लेना चाहता। 55 और 55 में मैंने ऐड करा 35 और 35 में 30 ऐड कर दिया, तो ये तो टोटल आ रहा है 1,20,000 डेबिट साइड का। डेबिट साइड का टोटल जो आ रहा है 1,20,000 का आ रहा है। अब जरा इधर का देखें, इधर का आ रहा है 20 प्लस 30 50,000। 50,000 इधर का आ रहा है। इज इट क्लियर टू यू? डेबिट साइड बड़ी है। अब डेबिट साइड बड़ी है तो बैलेंसिंग फिगर 70,000 आ रहा है। इज इट क्लियर टू यू? आपने ये सब चीज़ें कर ली। अब आपको क्या करना है, जस्ट मैं आपको जरा क्लैरिफाई कर दूं। ये जो है आपका पहला बॉक्स, ये किससे रिलेटेड है? दिल्ली से। ये जो दूसरा बॉक्स है आपका, ये किससे रिलेटेड है? आपका मुंबई ब्रांच से। ये जो तीसरा है बॉक्स, ये आपका किससे रिलेटेड है? कोलकाता ब्रांच से। और लास्ट बॉक्स किससे रिलेटेड है? आपका चेन्नई ब्रांच से। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब आपने एक एंट्री पास करनी है बस, और एंट्री पास करेंगे तो आप लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री, ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। एडजस्टमेंट एंट्री। अब जब एडजस्टमेंट एंट्री आप करेंगे तो एडजस्टमेंट एंट्री में आपने क्या लिखा? पहले तो आप ये देखें, मुंबई ब्रांच को क्रेडिट बैलेंस मिल रहा है, तो लिखेंगे आप टू मुंबई ब्रांच। टू मुंबई ब्रांच।
तो मुंबई ब्रांच को क्रेडिट मिल रहा है तो आप लिखेंगे मुंबई ब्रांच, यानी कि इन सारी एडजस्टमेंट के बाद मुंबई ब्रांच को हमने क्रेडिट करना है 15,000 से। लेकिन सॉरी, ये मुंबई नहीं, ये तो दिल्ली ब्रांच है। ओ माय गॉड, पहला तो दिल्ली ब्रांच है, ये पहला दिल्ली ब्रांच है, तो दिल्ली ब्रांच को तो क्रेडिट करेंगे 15,000 से। दूसरा है मुंबई ब्रांच, मुंबई ब्रांच को डेबिट मिल रहा है 3,000 से, तो मुंबई ब्रांच को मैं डेबिट करूंगा, मुंबई ब्रांच अकाउंट डेबिट, मुंबई ब्रांच अकाउंट डेबिट। तो मुंबई ब्रांच को हमने डेबिट करा, और डेबिट जब हम करेंगे डेट इज इक्वल टू 3,000 से करेंगे। फिर तीसरे में क्रेडिट मिल रहा है, और तीसरी ब्रांच जो है कोलकाता ब्रांच है, तो मैं यहां पर लिखूंगा टू कोलकाता ब्रांच। तो टू कोलकाता ब्रांच, और कोलकाता ब्रांच जो है उसको जो क्रेडिट मिल रहा है वो 58,000 से मिल रहा है, तो 58 आप यहां पर लिख देंगे। और ये जो ब्रांच है जैसा कि आप देख रहे हो, इज इट क्लियर टू यू, इसको जो मिल रहा है वो डेबिट मिल रहा है, और डेबिट आप मिल रहा है तो यहां पर आप लिखेंगे अब यहां पर क्या नाम था इसका, चेन्नई ब्रांच, चेन्नई ब्रांच। देखो करने का तरीका ये है, इज इट क्लियर टू यू। तो करने का तरीका इस तरीके से है, डेबिट डेट इज इक्वल टू 70,000। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि ये जो डेबिट है ये क्रेडिट के बराबर आना चाहिए। डेबिट का टोटल 73 है, क्रेडिट का टोटल भी 73,000 है। तो ये इस तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री आपको करनी होगी। समझ में आया? तो अब इसके साथ ही आपका डोमेस्टिक ब्रांचेस तो कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद है फॉरेन ब्रांचेस। तो नेक्स्ट सेशन में फॉरेन ब्रांचेस की चर्चा करेंगे, और फॉरेन ब्रांचेस के बारे में फिर नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, टाइम टू से गुड बाय।